नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस को लगे एक बड़े झटके की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है और उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान में रखा गया। अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला पहुंचे और नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने भी। और हिमाचल के कांग्रेस के मुख्य राजीव भवन की पार्किंग में भी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़े नेता रहे हैं वीरभद्र सिंह और इनके निधन के बाद पार्टी में एकजुटता का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में बेशक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, मगर उनका एकजुट होना आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती होगा। बेशक प्रदेश कांग्रेस में बहुत से नेताओं के वीरभद्र सिंह के तात्कालिक मतभेद रहे हों, इसके बावजूद भी वीरभद्र सिंह की राजनीतिक कुशलता के कारण सभी उनके सुरों में सुर मिलाते रहे थे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ा दी जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह अब 90 सीटें हो जाएंगी। ये पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र भी मौजूद रहे। सुशील चंद्र ने परिसीमन पर कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा और इस परिसीमन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच में रखा जाएगा। फिर जनता के जो सुझाव आएंगे उसे शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा, ऐसे वो आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में POK के लिए रिक्त 24 सीटों पर गौर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये परिसीमन आयोग के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय दौरे के दौरान 290 प्रतिनिधि मंडल आयोग से मिले हैं और अपने सुझाव व ज्ञापन भी सौंपे हैं। रुक करते अगली खबर की और। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया था। अब जो गैसों के दाम बढ़ रहे हैं उस पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। कोरोना काल में तेल की कीमतों ने लोगों को हलकान किया हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पे भारी हैं। PM की बस मित्रों की वो जवाबदारी है। मालूम हो कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो और PNG की कीमतों में दिल्ली में 1.25 रुपये प्रति SCM का इजाफा किया है। मालूम हो कि कई यात्री पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच स्वच्छ वैकल्पिक जो रास्ता है उसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ये अभी भी पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी सस्ता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर कहा कि ये बीजेपी और सिंधिया के बीच का मामला है, वे हमेशा मिले खुश रहे। सिंधिया को बीजेपी में सम्मान मिला है, अब ये गाड़ी आगे कैसे चलती है देखा जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट का विस्तार किया था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नए राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने राज्यपाल को कांग्रेस के नजरिए से प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया। कहा कि SC/ST वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ न्याय करना चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है और सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अगली खबर की और आपको बताएंगे कि आखिरकार मेनका गांधी ने वरुण गांधी को कैबिनेट में जगह न मिलने पर क्या कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल किया गया है। मंत्रिमंडल में कुल 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। पीएम मोदी की नई टीम में अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार में पूर्व मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को भी जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेनका गांधी का बयान सामने आया है। 2 दिवसीय सुल्तानपुर दौरे के दौरान मेनका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम 600 साढ़े 600 के करीब सांसद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कितनों को जगह दे सकते हैं? जिन्हें जगह मिली वो सही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मेनका गांधी के पास बाल विकास मंत्रालय था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। यूपी में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी कोटे से 7 नेताओं को मंत्री पद दिया गया है, लेकिन मेनका गांधी या वरुण गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। अब उत्तराखंड की और आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तराखंड के नए सीएम ने जो कांवड़ यात्रा है उस पर क्या कुछ ऐलान किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अहम फैसले लिए हैं। सीएम धामी ने राज्य में कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। एक अहम बैठक के बाद इस फैसले को लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद धामी ने यात्रा को हरी झंडी दी है। अब यूपी और उत्तराखंड की सीएम कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर केंद्र को प्रस्ताव देंगे। बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पिछले साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में यहां पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में भी ये राय बनी थी कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को खतरे को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित रखना चाहिए। बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी जो है उसको निश्चित रूप से लागू किया जाएगा और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं की जाएगी। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। 4 धाम यात्रा का मामला अभी न्यायालय के कारण से न्यायालय में चल रहा है, माननीय न्यायालय में है। और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूँकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। पहले खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली की और आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में क्यों हुई गोलीबारी। राजधानी दिल्ली के बड़ाद हिंदूराव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक कई गोलियां चली। इस गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक बड़ा हिंदूराव इलाके का रहने वाला एक कार में नईम नाम का एक शख्स अपने भांजे मुनीब और प्रकाश नामक शख्स के साथ कहीं जा रहा था। गाड़ी मुनीब चला रहा था, तभी एक लड़का कार के आगे आकर खड़ा हो गया। वो कार को आगे नहीं जाने दे रहा था। उसके बाद मुनीब कार से बाहर आया और कार के सामने खड़े लड़के को हटने को कहा, लेकिन वो झगड़ा करने लगा। इस बीच कार में नईम और प्रकाश भी बाहर आ गए और तभी 2 तरफ से कुछ बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार वारदातें हो रही हैं उससे साफ है कि बदमाश दिल्ली पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। पुलिस का उन्हें कोई खौफ नहीं है, उनके दिल में कोई भी डर नहीं है। इस गोलीबारी में 2 निर्दोष लोग अपनी जान खो बैठे। खबरों में बात करेंगे अब कोविड के वैक्सीनेशन अभियान की और आपको बताएंगे कि आखिरकार जब सरकार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बुला रही है तो आखिरकार लोग वैक्सीनेशन पर जब पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो आखिरकार उनका गुस्सा किस बात पर फूट पड़ा। देश में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए टीका ही एकमात्र बचाव है। देश भर में महामारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्य आज भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन
कमी के चलते अभियान धीमा पड़ रहा है। उड़ीसा में तो टीकों की कमी के चलते कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। उड़ीसा के गंजम में एक टीकाकरण केंद्र वैक्सीन नहीं मिलने से भारी भीड़ में हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और वैक्सीनेशन सेंटर पर नाराज लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। बता दें कि उड़ीसा में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं होने से बड़ी आबादी वैक्सीनेशन से वंचित है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के गंजक में टीकाकरण केंद्र का वीडियो जारी हुआ है। इसमें लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं और ना ही उन्होंने मास्क लगाए हैं। भीड़ इस कदर बेकाबू हो रही है कि प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। नाराज लोगों ने इस केंद्र पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। हालांकि कुछ देर के बाद अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बताया जा रहा है कि एक ही केंद्र पर लोग अचानक से पहुंच गए, जिससे टीके का स्टॉक कम हो गया। मेडिकल अधिकारी आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि टीके पर्याप्त नहीं हैं, लोग वैक्सीनेशन कमी के चलते हिंसक हो रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे बढ़ती महंगाई की और आपको बताएंगे कि आखिरकार बढ़ती महंगाई पर आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई को लेकर अब कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अर्धनग्न व्यवस्था में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। लगातार मजदूर अपने घर को पलायन करने को मजबूर हैं। उनके पास ना घर चलाने के लिए रोजी रोटी है और ना ही कोई काम धंधा। ऐसे में सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है। तो बता दें, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, जिस तरीके से लोगों ने अपने कपड़े, शरीर पे से कपड़े भी उतार दिए हैं। उनका साफ कहना है कि महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर के उनका विरोध प्रदर्शन है। ये इस बारे में अमन गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। हमें चाहिए रोजगार। आज हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम नौजवानों में जो बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए इस गूंगी बहरी सरकार ने जब ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की है। इन्होंने 4 करोड़ नौकरी और नौजवानों से छीनने का काम किया है। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे फरीदाबाद जिले के जिलाध्यक्ष राहुल बैसला जी और हम अपने नौजवान साथियों के साथ एक प्रदर्शन कर रहे हैं अर्धनग्न होकर कि हमें रोजगार चाहिए, हमें इस महंगाई से निजात चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट आप प्रतिदिन बढ़ा रहे हो, खाने की वस्तुओं के रेट आप प्रतिदिन बढ़ा रहे हो। आप कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं महंगाई पे आप रोक लगा सको। आप बेरोजगार हैं, लोगों को जिनकी नौकरी थी आपने 4 करोड़ नौकरी और छीनने का काम किया है। बेरोजगार होने के नाते नौजवान अपराध के रास्ते पे निकल चुका है। बहुत चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, नौजवानों के हक के लिए हमें नौकरी चाहिए और हमें रोजगार देना पड़ेगा। क्या सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार अगर नहीं मानेगी तो ये नौजवान साथी निरंतर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हम कटोरा लेकर सबके दर दर पे जाके भीख मांग के हम ये प्रदर्शन करेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे इस गूंगी बहरी सरकार को कि आज नौजवान जब बेरोजगार हो चुका है तो इनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था करे, जिससे इनका घर परिवार सुचारू रूप से चल सके और नौजवान अपराध के रास्ते पे ना जा सके। क्या नाम है आपका और विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज़ को? मैं यूथ अध्यक्ष राहुल बैसला फरीदाबाद से। बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। और बड़ी हैरानी है, अभी आपने देखा होगा परसों मंत्रियों की तो भर्ती हो रही है, लेकिन युवाओं की कोई भर्ती नहीं है इस देश में। कोई बात नहीं कर रहा युवाओं के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, लोग जो युवा डिग्रियाँ लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ जाएंगे? इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भारत माता की घर का रोजगार किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से घर में जो बजट हमारा पहले 2000-3000 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था, आज हमारा 6000 से ऊपर पहुंच गया। सरसों का तेल 220 रुपए से ऊपर हो गया। गैस का सिलेंडर 811 रुपए का हो गया। मतलब जो रेट थे, जो इन्होंने कहा था, हम
महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो बिल्कुल जुमलेबाजी सिद्ध है। मन की बात करते हैं हमेशा आके, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं पूछते कभी भी कि तुम्हारे घर में रोजगार कैसे चल रहा है, युवाओं को रोजगार है नहीं है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है। इस महामारी में जिन लोगों के घरों के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे इतनी महंगाई के बाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, क्या ये वही अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन आ रखे। युवा परेशान हो रखा है, डिप्रेशन में जा रहा है। पढ़ लिख के जो उसने सोचे थे कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, आज वो बेसहारा है और चोरी भी कर सकता है और आत्महत्या भी कर सकता है। इस हालत में लाके इस सरकार ने खड़ा कर दिया है युवा को, और ये युवा बेरोजगारी जितनी भी है सरकार छुपा रही है इसको। तो ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका साफ कहना है कि लाखों लोगों को नौकरी देने की जो हरियाणा सरकार बात कर रही थी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर की और। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हर व्यक्ति अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए मेहनत की कमाई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने में निवेश करता है, ताकि आने वाले वक्त में वो आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सके। वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर किस्म के अपराधी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों की मेहनत की कमाई को चुटकियों में चट कर जाते हैं। तकनीकी के इस आधुनिक युग में आजकल किसी को लूटने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि साइबर तकनीक के माध्यम से एक फोन कॉल से ही सारा काम हो जाता है। साइबर अपराध के विरुद्ध साइबर थाने की बड़ी कार्रवाई। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह में 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। पलवल जिले में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 3,13,336 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में 45 से 60 साल की उम्र तक के 79,752 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी प्रकार 18 से 44 आयु वर्ग तक के 1,29,280 लोगों को और 60 साल से ऊपर तक के 94,304 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जिला वासियों से अपील की है कि सभी लोग आने वाले वक्त में बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को तेज कर दिया है। ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगों को कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से टीकाकरण किया जा रहा है। पलवल जिले में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और अभी तक हमारी टीम 3,13,000 लोगों तक पहुंच चुकी है कल शाम तक, और आज की अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 3,17,000 के आसपास लोगों की संख्या आज हो जाएगी। इसके अंदर सभी एज ग्रुप के लोग हैं, 18 से 45 वाले भी हैं, 45 से 60 वाले भी हैं, 60 से बड़े भी हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो लगभग 98% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि स्टेट में हाईएस्ट पलवल जिले में ही लगी है फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन में। और 45 से 60 वर्ष की अगर बात करें तो 89,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 से 44 आयु वाले लोगों में लगभग 1,35,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और 60 साल से बड़े लोगों की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 96,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। अगर कुछ गाँवों की बात करें तो यहाँ पर लगातार ऐसे गांव भी हैं जो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं, जैसे चांदपुर और करौली गांव है, और ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर थोड़ी लोगों में हिचक है। ख़ास तौर से वो गांव जहाँ पर कोरोना के केस कम आए उनमें, और ख़ास तौर से हथीन क्षेत्र के गाँवों में इस बारे में लोगों में संशय रहता है, उनके साथ में लगातार मोटिवेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अभी पलवल की ही। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास जारी हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या फिर जिनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज के केस हैं, वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जाँच करवा सकते हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने साल 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्यवाही कर रही है और इसके लिए प्रयासरत है। पलवल जिले में अभी तक 1200 टीबी के मरीज हैं, जिनमें से 70 टीबी के गंभीर केस हैं, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है।
टीबी के गंभीर मरीजों का इलाज करीब 2 साल तक चलता है, जबकि सामान्य टीबी के मरीज का इलाज 6 महीने तक चलता है। पलवल जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए 12 जुलाई से 27 जुलाई तक एक्टिव टीबी केसेस फाइंडिंग कैंपेन चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर घर घर जाकर सर्वे करेंगी। सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगहों पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी। जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होगी या जिनके घर में पहले से टीबी के मरीज हों, उनके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और समय रहते उनका इलाज किया जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम है सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस पर कि हमारी सारी हेल्थ की सुविधाएं जो हम पेशेंट को दे रहे हैं वो सारी उसी पर डिपेंड करती है। और अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या ऑलरेडी 1.36 बिलियन है और 2026 में शायद हम चाइना को भी पार कर जाएंगे। और हमारा TFR रेट जो है 2.2, कहीं पर 2.3, ये थोड़ा ज़्यादा है। और जिस दिन हम 2.1 पर अपने TFR रेट ले आएंगे, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उस वक्त तब ये हमारा एक स्थिर हो जाएगी हमारी जनसंख्या। तो जो हम ये पखवाड़ा पूरे साल में हम जो चलाते हैं पूरे महीने, पहला होता है हमारा दंपति संपर्क पखवाड़ा, जो कि हमारा 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक होता है। उसके बाद 11 जुलाई से लेकर हमारा 24 जुलाई तक हमारा जो होता है वो स्थिर मतलब स्थिर जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा होता है। वैसे तो ये सुविधाएं हम पूरे साल देते हैं, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम को ज़्यादा इंटेंसिव इसीलिए करते हैं कि लोगों में हम अवेयरनेस फैला सकें। और जो हमारी रिमोट में जनता है या जो कम पढ़ी लिखी है या जिन लोगों तक हम। चलिए खबरों में बात करेंगे अब होटल की। होटल के हसनपुर चौक के समीप मौजूद HDFC बैंक में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। आने जाने वाले लोगों ने बैंक के अंदर से धुआं निकलते देखा तो लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद बैंक के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान के बारे में जांच करने में जुट गए, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि आग से कितने का नुकसान हुआ है। होटल के हसनपुर चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नानक डेयरी रोड पर स्थित HDFC बैंक में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बैंक के आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि बैंक से धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जी हमको 7:22 पर मैसेज मिला कि HDFC बैंक में आग लगी हुई है, तो हम अपनी टीम के साथ मौके पर यहाँ पे पहुँचे तो आग में लगी हुई और हमने आग को पूरी से बुझा दिया। तो बताया जा रहा है किस कारण से आग लगी थी, कोई बताया? शॉर्ट सर्किट से बताया। शॉर्ट सर्किट। तो अब आग पे काबू पा लिया, तो नुकसान लगभग कितना? तो नाम क्या है सर? चलो सर ये बताइए, जो आपके बैंक में आग लगी है किस तरह से लगी है और इसको किस तरह से काबू पा गया आग पर, कितना लगभग नुकसान? तो हमें जो क्लियरिटी हुई है कि वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सुबह में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तब से वो वर्क कर रही है। उन्होंने अराउंड 1.5 आवर वर्क किया है, फिर उसके बाद आग पे काबू पाया गया है। अभी उसको चेकअप कर रहे हैं कि मेन कारण क्या है। तो सर कोई केस वगैरह तक तो आग नहीं पहुंची है? नहीं, सिर्फ एक केबिन में आ गए और कुछ नहीं। मैं सब खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।